नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2 मई 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, न्यूज आर्टिकल की डिस्कशन करने से पहले वही एक पुरानी बात, आप जाकर पीडीएफ ले लीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। जब आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको हैंड रिटन ब्रांड न्यू पीडीएफ पर डे आपको प्राप्त हो जाया करेगी। सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों, समय बचाएं, समय बहुत कीमती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए बिना किसी देरी के इधर उधर की बातें किए बिना सीधे आते हैं हम आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। दोस्तों, हमारा आज का पहला जो न्यूज आर्टिकल है वो है सघन विचार मंथन कार्यक्रम पर। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम है सघन विचार मंथन कार्यक्रम। सघन मतलब होता है बहुत बेसिक तक जाकर, मतलब जीरो पॉइंट के बारे में पता लगाना, एकदम से मतलब कोई चीज़ रह नहीं जाए। ठीक है, विचार किया गया, फिर उस पर मंथन किया गया, ये कार्यक्रम लागू किया गया। दोस्तों देखो, ये कार्यक्रम किस लिए लागू किया गया है कि हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020 में, आपको पता हो। आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, ये यहाँ पर क्या हो गई, इसकी घोषणा हो गई, इसके प्रावधानों के बारे में पता लग गया, लेकिन सर जो चलता था वही चल रहा है, इसको लाने का क्या मतलब था। तो दोस्तों, अब इसके लागू करने का समय आ चुका है। उसी को लेकर क्या किया गया है, सघन विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, मतलब पूरी तरह से जो राज्य सरकार ही पैसा दे रही है, उनको पूरा का पूरा खर्चा कौन दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, उस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति हैं, उनकी क्या हुई, एक दिवसीय बैठक हुई है। मतलब सारे लोगों को बुलाया गया है, किस लिए, 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसको क्या करने के लिए, लागू करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर चर्चा की गई है कि भाई इस नीति का किस प्रकार से प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके कि कोई भी शॉर्टकमिंग इसके अंदर ना रहे, कोई भी जटिलता इसके अंदर ना रहे, और इस तरह की चीज़ें सामने ना आए कि भाई ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी, अगर इस तरह से लागू करते तो अच्छा परिणाम निकल पाता। तो इसके सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए क्या किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये कार्यक्रम उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब आप बोलोगे जब ये कार्यक्रम इम्पोर्टेंट था ही नहीं तो सर काहे को हमारा टाइम खराब करवाया। सबसे तो आप सुबह सुबह से कह रहे हो टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती है, आप टाइम खराब करवा रहे हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है जिस चीज़ को लागू करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो किस चीज़ को लागू करने के लिए किया गया है, ये किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस नीति की पूरी A to Z डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने वाला हूँ। जो भी मेरे प्यारे भाई एक दिवसीय एग्जाम, जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, मतलब एक ही दिन जाओ एग्जाम दो और रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन हो गया, या तो उस तरह के एग्जाम, या फिर आप आरएएस जहाँ प्री मेंस इंटरव्यू बहुत सारे स्टेज होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएएस प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मेंस के अंदर आपको 100 शब्दों में 10 अंकों का प्रश्न मिलने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर। अगर नहीं मिले भैया तो मुझसे आके बात कर लेना, आपको जरूर ही मिलेगा। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आपसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा वहां से। ठीक है, तो अब हम आते हैं चर्चा पे। इससे क्या है, आपकी सिंसियरिटी है वो इस चर्चा के लिए थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसका इसकी घोषणा के साथ ही एक हमारा मंत्रालय था, मानव संसाधन एवं जो मिनिस्ट्री थी, मानव संसाधन मंत्रालय था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, ये मानव संसाधन एवं विकास, इसका पूरा नाम है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन एवं विकास, इसको HRD बोलते थे। क्या बोलते थे, HRD। HRD का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री। आपने स्मृति ईरानी जी का नाम सुना होगा, वो इसी मंत्रालय से संबंधित थी। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। ओके, उद्देश्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% करना,
और शिक्षा पर जो जीडीपी है जो उसका 6% तक खर्च बढ़ाना है। अभी लगभग 1.5% ही हम शिक्षा पर क्या कर रहे हैं, जीडीपी का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों एजुकेशन पर जितना पैसा खर्च करेंगे, एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, राष्ट्र का भविष्य, देश का भविष्य, आपके जिले का भविष्य और आपका भविष्य, सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे, आपकी शिक्षा पे। ठीक है, तो दोस्तों जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। 100% तक सकल नामांकन करना, जीडीपी का कितने % तक लक्ष्य रखा गया है, तो 6% तक का लक्ष्य रखा गया है। किस समिति की सिफारिशों को शामिल करके नई शिक्षा नीति को लागू घोषणा की गई है, तो कस्तूरी रंगन समिति, कौन सी, के कस्तूरी रंगन समिति जो है उसकी रिपोर्ट पर आधारित है। ये कौन सी, नई शिक्षा नीति 2020 है। तीनों अलग अलग स्टेटमेंट और तीनों के तीनों क्या है आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। और क्या है, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रखा है, वो भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनको हम चर्चा करते हैं, बारी बारी से आते हैं एक एक प्रावधान के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कूली शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों स्कूली शिक्षा आप अब तक किस तरह से पढ़ते थे, 10+2 आपने सुना भी होगा, कौन सी में है, +1 में है या +2 में है, कौन सी क्लास में। और फैशनेबल लोग तो +2 ही बोलने लग गए थे 12वीं को +2 में। ठीक है, तो क्या किया गया है, जो 10+2 का जो सिस्टम था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। कौन सा, 5+3+3+4। हम देख लेते हैं एक बार ये क्या सिस्टम है 5+3+3+4 का। ठीक है, तो दोस्तों पहले 5 का जो मतलब है वो है 3 वर्ष की प्री स्कूल प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2। मतलब 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग का मतलब ये है केजी, एलकेजी, यूकेजी। ठीक है, नर्सरी सबसे पहले, सॉरी नर्सरी, फिर लोअर किंडरगार्टन, फिर अपर किंडरगार्टन। ठीक है, मतलब नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। ठीक है, ये हो गई। अब अगले 3 का क्या मतलब है, क्लास 3, 4, 5 जिसको बोलते हैं प्री पैट्री स्टेज। ठीक है, अगले 3 का मतलब है उच्च माध्यमिक, मतलब 6, 7 और 8th क्लास की। और अगले 4 का जो मतलब है वो है दोस्तों उच्च माध्यमिक चरण, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12। दोस्तों इस वाले फेज को पूरे के पूरे को अलग करने का मतलब ये है कि पहले जो सब्जेक्ट हम 11वीं क्लास से लेते थे आकर, वो अब 9th क्लास से ही, 9वीं से ही उनका क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, कौन सी क्लास से बंटवारा हो जाएगा, 9th क्लास से। ठीक, मतलब अब 9th से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी आप लेना चाहो अलग अलग हो जाएगी आपकी। इकोनॉमिक पोर्शन अलग हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस लेनी हो तो वो अलग हो जाएगा, जो भी लेनी हो वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रावधान किया गया भाषा को लेकर के। ठीक है सर, शिक्षा इस तरह से दी जाएगी कि 5+3+3+4। भाषा कौन सी भाषा में दी जाएगी, भाई भारत के अंदर तो बहुत सारी भाषाएं, 22 भाषाएं तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर है। तो दोस्तों जो भाषा रहेगी वो रहेगी कक्षा 5 तक क्या रहेगी, मातृभाषा जो स्थानीय भाषा है उसी में शिक्षा देना अनिवार्य है, क्लास 5th तक। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचाने का। जो भाषा हमारी जो होती है वो संस्कृति की पहचान होती है। जिस तरह से गुलाब हम देखते हैं तो सूंघ के पता लगाते हैं ना, खुशबू जो होती है वो गुलाब की पहचान होती है। ठीक है ना, अब गुलाब में से खुशबू ही चली जाए तो धीरे धीरे गुलाब भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से जब भाषा ही विलुप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। और अंग्रेजी भाषा का प्रकोप तो इस तरह है कि जब लोग फंसने लगते हैं तो इंग्लिश में फुर करने लग जाते हैं। ज्ञान हो ना हो इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है ना, और इंजीनियरिंग कॉलेजों का तो ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको नॉलेज होना हो, आपको कंपनी प्लेसमेंट दे ही देगी। मतलब इंजीनियर से अच्छा है आप ट्रांसलेटर ले लो। ठीक है, अब कक्षा 5 तक की जो भाषा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति के बचाव में भी महत्वपूर्ण कदम उठेंगे। उसके बाद कक्षा 8 तक अथवा इससे आगे की शिक्षा को भी आप मातृभाषा में दे सकते हैं। आपकी जो हायर एजुकेशन होगी उसको आपकी मातृभाषा के अंदर, मातृभाषा में जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि अपन 12th करते हैं, 12th के बाद इंजीनियरिंग के, मेडिकल के सारे कोर्स किधर चले जाते हैं, इंग्लिश भाषा में। आप ढंग की LLB करो कहीं जाके, इंग्लिश के अंदर। डिबेट्स कहाँ किस में हो रही है, इंग्लिश के अंदर। आप किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाओ, वहाँ पर वकीलात किस में हो रही है, इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश का इतना प्रकोप है कि बच्चे क्या करें भाई, माता पिता क्या करें, बच्चे का भविष्य देखें या संस्कृति, तो भविष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्या किया गया है, इसके अंदर भाषा में क्या है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्या है, शारीरिक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो बागवानी, बागवानी का मतलब होता है थोड़ी सी खेती बाड़ी करते रहोगे, हाथ पैर ठीक रहेंगे। नियमित रूप से खेलकूद, ठीक है, योग, मार्शल आर्ट, इसको क्या किया है, पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। हम भारतीय ऐसे हैं जो बिना
मतलब स्वार्थ के, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। तो इसीलिए क्या किया गया, पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर दिया गया है कि इन चीज़ों का भी आपका क्या होगा, एग्जाम होगा और उसके मार्क्स जुड़ेंगे। मार्क्स जोड़ दो किसी भी चीज़ के साथ में तो वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है। ओके, तो अब देखेंगे पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। अभी तक आपने देख लिया भाषा कौन सी रहने वाली है, पैटर्न कौन सा रहने वाला है और शारीरिक शिक्षा क्या रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन क्या किस प्रकार किया जाएगा, क्या रहेगा उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अकेडमी का जो पाठ्यक्रम है और उसके बाद की जो गतिविधियां हैं, अकेडमी का पाठ्यक्रम है और उसके बाद की जो गतिविधियां हैं उनके बीच में अंतर है, उसको बहुत कम किया जाएगा। अभी आपने एक चीज़ सुनी होगी अक्सर यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स में मजाक में कि गणित वाला मास्टर मिले तो मैं उससे पूछूं कि भाई पाई लैम्डा थैम्डा इसका प्रयोग ज़िंदगी में कहाँ आता है। इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। आप देखते हो कि आप कोई टॉपिक ऐसा पढ़ते हो 10th क्लास तक, 10वीं क्लास तक कोई एक चीज़ ऐसी पढ़ते हो जिसका भविष्य के अंदर कोई रोल ही नहीं होता। संस्कृत भाषा पढ़ते हो तो उसका भविष्य में ज़्यादा कोई रोल ही नहीं रहता आपके में। तो अकेडमी का पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया जाए कि क्या हो कि उसके बाद मतलब एकेडमिक्स पास करने के बाद जब आप जिंदगी की एकेडमिक्स के अंदर आए तो उन दोनों के बीच का अंतर है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल कर लिया जाएगा। ओके, एवं इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। भाई केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए। प्रैक्टिकल अच्छे होंगे तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अच्छा हो। प्रैक्टिकल से ही नॉलेज आती है। मेन बात तो ये है, कितना भी रटते रहो कुछ नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की किताब देकर रटाया जाता तो वो रिटन एग्जाम में तो टॉप कर देता, लेकिन बल्ले से कभी बॉल नहीं पीट पाता। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिकल बहुत आवश्यक है। बिना प्रैक्टिकल के अच्छे खिलाड़ी नहीं बनते, अच्छे विद्वान नहीं बनते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करेगा, तो एनसीईआरटी करेगी, आपकी एनसीईआरटी संस्था है वो करेगी। ओके, क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रणाली में बदलाव किए जाएंगे। मतलब इस तरह से नहीं होगी कि पर्चा दे दिया लिखते रहो, तो किस तरह से होगी कि भविष्य में क्या किया जाएगा, सेमेस्टर आधारित व्यवस्था की जाएगी और जो है परीक्षा प्रणाली मल्टीपल चॉइस की जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बेस पे की जाएगी, इस तरह से नहीं की जाएगी। ओके दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्या प्रावधान किए गए हैं इसकी। मतलब जो छात्र हैं, अब बता दिया आपको पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित होगा। तो प्रगति की बात करते हैं भैया, मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। तो प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नाम से नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये जो परख नाम का केंद्र है, ये जो संस्था रहेगी वो क्या करेगी, इसका आकलन करेगी कि विद्यार्थी जो हैं वो कितना आगे निकले, कितना पीछे रह गए। ठीक है, छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में एआई से आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, मतलब आप हो 12th पास की, 12th पास करने के बाद आप क्या कर रहे हो, जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ रहे हो, कभी किसी से पूछ रहे हो, कभी किसी से पूछ रहे हो। लेकिन इस शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या किया गया, भाई 9th क्लास से आप सिलेबस लोगे, भाई अपने अलग से सब्जेक्ट कौन सी क्लास से लोगे, 9th क्लास से। तो 9th क्लास का बच्चा 8th क्लास पास करके उतना किससे पूछे किससे ना पूछे, टेंशन रहने से बच्चा। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आपको लगता है आपके बहुत अपने हैं, लेकिन वो ऐसी शिक्षा देते हैं आपको, ऐसी शिक्षा देते हैं आपको कि वो क्या करे, मतलब बंदा जो विचार रहा है उसका, मैं क्रिकेट खेलूंगा तो वो क्रिकेट खेलने को छोड़ के पढ़ने बैठ जाता है, या पढ़ूंगा तो पढ़ाई को छोड़ के कुछ और करने लग जाता है। इस तरह की सलाह देते हैं, वो दोस्त के रूप में दुश्मन होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या किया गया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर आधारित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किया गया है कि इसके द्वारा क्या होगा, विद्यार्थी जो है अपनी क्वेरी पूछ पाएगा और वहाँ से राइट गाइडेंस ले पाएगा। ओके, अब उच्च शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो सकल नामांकन अनुपात जो पहले 26.3% था उसको 50% तक करना है। ये 26.3 का अर्थ ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि जब स्कूल से 100 बच्चे पास आउट होते हैं तो उसमें से केवल 26.3 बच्चे ही ऐसे थे जो कॉलेज पहुंच पा रहे थे, बाकी सारे ड्रॉप आउट कर दे रहे थे। तो उसको कितना बढ़ा के करना है, कम से कम 50% लोग तो कॉलेज तक पहुँचे। भाई 12th क्लास पास करी, 12th क्लास पास करके कम से कम 50% लोग तो कॉलेज के अंदर पहुंचे। ठीक है, आपको देखने में मिलता होगा कि मतलब स्कूलों में भयंकर भीड़ पड़ी पड़ी है, कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट ही नहीं दिखते। तो उसका कारण यही है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। ठीक है, स्नातक स्तर पर क्या किया जाएगा, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा दी जाएगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी आप क्या करते हो, सिंगल एंट्री करते हो और सिंगल एग्जिट करते हो। सिंगल एंट्री का मतलब है आप 12th पास की तो आप कॉलेज के अंदर घुस गए सिर्फ एक बार। अगर आपने अपने कॉलेज में
बीच में छोड़ दिया कॉलेज तो सिंगल एग्जिट हो गई। अब आप जब भी प्रारंभ करोगे शुरू से ही करोगे। आपने यदि फाइनल एग्जाम देने से पहले कॉलेज छोड़ दिया तो आप जब भी एंट्री करोगे तो फिर से शुरू से करनी पड़ेगी आपको, मतलब एक बार एंट्री और एक ही बार एग्जिट, सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट। लेकिन अब क्या किया गया है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। मतलब आप चाहो तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, फर्स्ट ईयर में छोड़ दो, फिर सेकंड ईयर में ले लो, सेकंड ईयर पूरा करके छोड़ दो, 2 साल गैप रख लो, थर्ड ईयर में फिर से ले लो। मतलब यह मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट रहेगा। 1 वर्ष पूरी कर लेगा, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गई उसकी, अब उसकी व्यवस्था नहीं आगे पढ़ने की, ना उसका मन लग रहा, तो उसको क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि भैया आपकी फर्स्ट ईयर हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अब आप जब भी दोबारा पढ़ाई शुरू करोगे तो सेकंड ईयर से करोगे। ओके, सेकंड ईयर पूरी करने पर उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी का मतलब डिप्लोमा, मान लो फार्मेसी कर रहे हो, आप बी फार्मा कर रहे हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हो, ठीक है, आपने 2 साल करके छोड़ दिए, 2 साल बाकी बचे हैं, तो फिर आपको डी फार्मा दे दिया जाएगा, मतलब आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी दे दिया जाएगा। तो इस तरह का काम कर दिया जाएगा। बी फार्मा कर रहे हो, बीच में छोड़ दो तो डी फार्मा मिल जाएगा, मतलब आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 3 वर्ष पूरी कर लोगे तो आपको स्नातक की उपाधि दे दी जाएगी उसी में, और 4 वर्ष पूरे करने पर उसको शोध के साथ स्नातक की उपाधि दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई इसके लिए। किसकी? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब आपके क्लास नर्सरी से लेकर सारे के सारे अंक एक जगह पर सुरक्षित रखे जाएंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है। अब आपको बार बार जो पन्ने हैं कागज हैं, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की मार्कशीट इस तरह से लेके नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें क्या किया गया है और प्रावधान इसमें किया गया है मेरे भाइयों बहनों, कि एमफिल कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहले लोग एमफिल कर लेते थे तो घर के सामने नेम प्लेट के सामने लगवा देते थे, मैथमेटिक्स एमए पीएचडी एमफिल, ठीक है, सॉरी एमएससी पीएचडी एमफिल, इस तरह से लगा दिए जाते थे। तो एमफिल नाम का सिस्टम ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, एमफिल नाम की कोई चीज़ अब नहीं होगी। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। किसकी? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। ओके, मतलब शिक्षा के अंदर क्या नवाचार करने चाहिए, क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ों की जानकारी के लिए, इनके नियम और विनियमन बनाने के लिए क्या किया जाएगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। ओके, विकलांग लोगों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं हमारी इस नई शिक्षा नीति के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। तो विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरण, इस तरह के, एवं प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बाकी प्रोसेस तो वही है जो सारे लोगों के लिए, लेकिन इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। डिजिटल व्यवस्था क्या प्रावधान किए गए हैं डिजिटल में, तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की गई है, की जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए अलग से प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना की जाएगी। डिजिटल शिक्षा संस्थानों का मतलब है, जैसे कोरोना आया तो वहीं से तो इसकी सीख मिली कि भाई क्या होना चाहिए, पढ़ाई डिजिटली भी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं सिर्फ कि हमेशा बोर्ड पे ही लिखते रहोगे आप, तो इस तरह की चीज़ों के लिए भाई प्राइवेट लोगों ने तो अपनी अपनी स्मार्ट स्क्रीन लगा के और व्यवस्था करना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे आ गए सारे के सारे, लेकिन सरकारी लोग नहीं आ पाए, गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं आ पाई। तो गवर्नमेंट संस्थाएं भविष्य में इस तरह की चीज़ों के लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, उसके लिए क्या किया जाएगा, डिजिटल व्यवस्था की जाएगी और डिजिटल शिक्षण संस्थानों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना की जाएगी। और क्या किया जाएगा, पारंपरिक ज्ञान मतलब भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसमें जनजातीय और स्वदेशी ज्ञान शामिल होने हो, इससे पाठ्यक्रम में सटीक और वैज्ञानिक तरीकों से शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि सारी की सारी चीज़ें स्थानीय ही भर के फेंक दी, सटीक मतलब ऐसा कि लोगों को स्थानिकता का ज्ञान भी मिलता रहे और वैज्ञानिक तरीका इस तरह से कि उससे उनकी जो एफिशिएंसी उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, शिक्षण व्यवस्था मतलब शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, जो पढ़ाएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। मतलब व्यावसायिक मानक का मतलब है कि जो शिक्षा है उसको क्या किया जाए, उसको व्यवसाय की तरह दिया जाए। शिक्षा क्या है, हमारे भारतीय समाज में धर्म मानी जाती है। हमें क्या करना है, शिक्षा से जागरूकता तो लानी ही लानी है, लेकिन उसको आजीविका ओरिएंटेड बनाना है। क्या करना है, जो आजीविका ओरिएंट बनाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर
शिक्षा जो अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। पाठ्यक्रम मतलब क्या होगा, शिक्षकों के लिए भी एक अलग से पाठ्यक्रम होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर होती है आपकी शिक्षा नीति पूरी खत्म। तो इस शिक्षा नीति को आप ढंग से रटने का प्रयास करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रट लेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमारा आज का अगला न्यूज आर्टिकल है मजमा कार्यक्रम। कौन सा? मजमा कार्यक्रम। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया इसका? जल महल जयपुर में। आयोजक कौन था इसका? तो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? शहरवासियों को विकास कार्यों की जानकारी देना कि भाई हमने जयपुर को स्मार्ट बनाने के लिए इसके क्या क्या कार्य किए। भाई जयपुर को क्या है स्मार्ट बनाना? जयपुर तो ऑलरेडी स्मार्ट है। स्मार्ट बनाना हो तो किसी ऐसी जगह को उठाओ ना, जैसलमेर को, पश्चिमी जैसलमेर को उठाओ, इस तरह की चीज़ों को करो। कोई सवाई माधोपुर करौली के पिछड़े एरियो को उठाओ, वहाँ करो। आप जयपुर को स्मार्ट बनाने पर लगे हुए। जयपुर में तो कुछ नहीं करेंगे, वो पैसे ही स्मार्ट है और स्मार्ट हो जाएगा वो तो खुद से ही। तो जयपुर शहर की देश विदेशों में छाप को क्या करना है? छोड़ना है कि भाई हाँ जयपुर है, कोई चीज़ है। ओके, उससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मजमा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है मेरे भाइयों बहनों, वो है देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषदों को समाप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सैन्य छावनी परिषदों को समाप्त किया जाएगा। अब आप सैन्य छावनी परिषदों का मतलब समझ लो एक बार। देखो दोस्तों, क्या होते थे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे, कौन रहता था? ब्रिटिश लोग जब यहाँ रहते थे तो वो क्या करते थे कि भाई उनको हमेशा से अपनी सुरक्षा की टेंशन थी। टेंशन थी कि नहीं थी? भाई उनको अपनी भी सुरक्षा की टेंशन थी। और 1857 की क्रांति के बाद तो और भी ज़्यादा होने लगी। तो क्या होने लगा, उन्होंने जैसे सिविल एरिया है ये, इसके चारों तरफ ही अपने मिलिट्री एरिया बना रखे थे। ये मिलिट्री एरिया, इसके बीच में सिविल एरिया है। ठीक है, या फिर क्या करते थे, ये एक बाउंड्री लाइन बना देते थे, यहीं में सिविल एरिया होता था, यहीं पे बाउंड्री मिलिट्री एरिया होता था। तो उसका नाम सैन्य छावनी परिषद रखा गया। क्या नाम रखा गया? सैन्य छावनी परिषद। अब क्या किया जा रहा है? अब सैन्य छावनी परिषद और इन दोनों को अलग अलग क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? जो 62 सैन्य छावनी परिषद है पूरे देश के अंदर, उनको समाप्त किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? सैन्य छावनी जो परिषद है उनको मिलिट्री स्टेशन के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ठीक है, और सिविल क्षेत्रों को अलग अलग किया जा रहा है। मतलब जो सैनिक छावनी है उनको मिलिट्री स्टेशन बना दिया जाएगा, सिविल एरिया है उनको अलग से सिविल एरिया के अंडर में लेके आया जाएगा। ठीक है, सिविल एरिया के लिए नगर पालिका का गठन कर दिया जाएगा। अभी क्या है, सैन्य छावनी परिषदें हैं वही क्या करती हैं, इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करती हैं। तो भाई परिषद भी टेंशन में रहती है कि भाई मिलिट्री एरिया में जो सिविल गतिविधियाँ वो होती हैं, तो क्या होता है, देखो मिलिट्री के लिए भी डेंजर होता है, खतरा रहता है। और सिविल जो लोग हैं उनको मिलिट्री के नियमों के अंदर रहना पड़ता है, तो उनको भी पूरी तरह से छूट नहीं मिल पाती है। तो दोनों के लिए ही थोड़ी बहुत समस्या बनी रहती है। तो इसलिए क्या किया है रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने क्या किया गया है कि जो एरिया है, जो सैन्य छावनी परिषदें हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। और जो मिलिट्री एरिया है उसको मिलिट्री स्टेशन के रूप में, और जो सिविल एरिया है उसको नगर पालिका के गठन कर दिया जाएगा। वहाँ के यहाँ पे एक नगर पालिका है, ये इसका डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु इसके इस प्रकार हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है उसमें स्थित है एक योल छावनी परिषद। कौन सा? योल छावनी परिषद। इसका अस्तित्व समाप्त करने के 2 आदेश जारी हो चुके हैं। और राजस्थान के अंदर क्या है, रक्षा संपदा विभाग जो जोधपुर में है उसके अनुसार क्या है, नसीराबाद छावनी को परिषद को भंग किया जाएगा। ये राजस्थान के अंदर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या लाभ होंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वैसे तो मैं इसके लाभ को आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार अपन पढ़ के देख लेते हैं, ढंग से देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, राज्य सरकार की योजनाओं का नागरिकों को लाभ मिलेगा। अभी क्या है, जो परिषद एरिया हैं उनमें रक्षा मंत्रालय जो योजनाएं बनाता है, जो रक्षा मंत्रालय जो नीतियां बनाता है वही लागू होती हैं। राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां लागू नहीं होती। लेकिन जब अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पर नगर पालिका का गठन हो जाएगा, तो उसके बाद जो राज्य सरकार की योजना है उनका भी नागरिकों को लाभ मिलने लग जाएगा। ठीक है, नागरिकों को नए भवनों का निर्माण, अभी क्या है जो पुराने भवन बने हुए हैं उनकी रिपेयरिंग कराते रहो, उन्हीं में रहते रहो। भाई मिलिट्री एरिया है, यहाँ कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा तो कोई दूसरा भी तो कर सकता है। पुराने कंस्ट्रक्शन है वो रिकॉर्ड में है ऑलरेडी। भाई नया कंस्ट्रक्शन तो आईएसआई कर सकती है, आईएसआई के एजेंट कर सकते हैं। लेकिन पुराना क्या है, जो है सो है। भवन की ऊंचाई भी फिक्स है कि आप इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, सर्विलेंस में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब अलग अलग हो गए तो क्या कर सकते हो, आप ऊंचाई को बढ़ा सकते हो, वाणिज्यिक निर्माण कर सकते हो, कन्वर्जन, सफाई, सड़क, रोशनी, इसके लिए आपको सेना के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले हर चीज़ के लिए सेना से अनुमति लेना आवश्यक
होता था। अब क्या होगा, अब जब अलग अलग हो जाएंगे दोनों एरिया तो इसके लिए सेना की अनुमति की आवश्यकता बार बार लेने की नहीं होगी। और दूसरी तरफ सेना को क्या फ़ायदा होगा, तो सेना जो है अपने स्थान का संपूर्ण इस्तेमाल कर पाएगी। उसको ये टेंशन नहीं रहेगी कि ये सिविल एरिया है, इसके अंदर कई सारी गतिविधियाँ वैन है, वो चाहे तो हथियारों का परीक्षण कर सकती है वहाँ पर लोगों, और जो नए सैनिक आते हैं, रंगरूट आते हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर रख सकती है। लेकिन जब सिविल एरिया होता है तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो आज का हमारा अगला आर्टिकल है वो है विश्व अस्थमा दिवस। कौन सा है, विश्व अस्थमा दिवस। दोस्तों आज पूरा विश्व अस्थमा दिवस मना रहा है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष मई महीना होता है, उसका पहला जो मंगलवार होता है उसको ही मनाया जाता है, चाहे कितनी भी तारीख को मने। ये यूनिक दिवस हैं, इनको आप याद कर लेना, इसलिए मैंने इसको समाहित किया है कि मई माह के पहले मंगलवार को, ये पहला मंगलवार पहली तारीख को पड़ जाता तो पहली तारीख को ही मना लिया जाता। ये पहला मंगलवार 6वीं तारीख को पड़ता तो 6वीं तारीख को मनाया जाता। ठीक है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि जो अस्थमा के बारे में जागरूकता लेके आना, इससे पीड़ित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। इसकी थीम क्या है, सभी के लिए अस्थमा की देखभाल। सभी के लिए अस्थमा की क्या करना है, देखभाल करना है। ठीक है, अस्थमा क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो एक दीर्घकालीन श्वास से संबंधित बीमारी होती है। इसके लक्षण क्या है, तो दोस्तों इसके लक्षणों में सबसे पहले आते घबराहट होने लगती है, खांसी उठने लगती है, जी जो सीना है वो अकड़ने लगता है, जी मचलाने लगता है, सांस लेने में रुकावट होने लगती है। इस रोग का जो कारण है वो धूल के कण, धुआं, प्रदूषण और कीटनाशक, मतलब जो कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है वो भी अस्थमा के होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो WHO के अनुसार क्या है, भारत के अंदर भी वर्तमान में 15 से 20 मिलियन लोग जो हैं वो अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा रोग से पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है, 15 से 20 मिलियन है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, तो दोस्तों आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है आपका यहीं पर समाप्त। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे आपके अगले न्यूज आर्टिकल के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।